so कि I am audible, sir. Please. Yes. Okay, thank you so much and मेरा नाम पुरुषोत्तम है और हमारी वाइफ मेरा नाम पुष्पा हुआ। आज हम दोनों ने सबसे पहले तो शुक्रगुजार हम करना चाहेंगे अपने परमपिता परमेश्वर को। उसके बाद माय लवली मेंटर, माय चीफ मेंटर मिस्टर एसपी बादल सर, जो एक मिनट में वो हमारी जिंदगी में आए और हमारी जन्मों जन्म की जिंदगी बदल गई। तो ये चीज एक हमारे मेंटर का होता है ना कि कभी अगर आपके लाइफ में कोई पारस मनी मिल जाए ना, तो जिस लोहा को आप छुआओगे वो लोहा आपके लिए सोना बन जाएगा। तो मैं तो अपने चीफ मेंटर को इसी तरह देखता हूँ, कहाँ वो भटकता हुआ पुरुषोत्तम और कहाँ आज वो सेलिब्रिटी वाला लाइव वाला पुरुषोत्तम। तो दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया। आज हम लोग अभी पूरा का पूरा लगभग 2 से सवा 2 घंटे आप लोग से बात करेंगे। और सबसे पहले हम उन सारे को वेलकम करना चाहते हैं जो आज इस मार्वेलस इडियट्स को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब वो 2 सवा 2 घंटे बाद अपना वो मोबाइल को ऑफ करेंगे या इस मीटिंग जो जब लास्ट की तरफ जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारे के सारे लोग ड्यूसिडी हो चुके होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग पूरा का पूरा बात करेंगे। फर्स्ट आवर में हम लोग अपनी लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान भी यहाँ पर विनी टीम के प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, एक बड़ा लाइफ जी सकता है। और कैसे अगर हम सिस्टम में रहें, कैसे क्या करें। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त मिलके आप लोग से बात करके। जो हजारों लोग, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के हों, चाहे नेपाल के हों, चाहे आउट ऑफ कंट्री, चाहे दुबई के हों, चाहे कहीं के भी लोग हों, तो हम सिर्फ आपसे यही एश्योरिटी दे रहे हैं। हम आपके साथ आज यही एक सिर्फ बात करने के लिए आए हैं कि बस पकड़े रहना दोस्त विनिंग टीम का हाथ। अगर आप विनिंग टीम का हाथ पकड़े हुए हो और भैया जैसे लोगों का साथ हमारे पास मिल रहा है, एसपी भारत जैसी पुण्यात्मा का अगर साथ हो, तो इस धरती पर कोई माय का लाल नहीं है जो आपको हरा सके, आपको रोक सके। एंड हमें पता है कि अगले 2-3 साल में जो भी आज इस मीटिंग को देख रहे हैं वो बहुत बड़ा करेंगे। लेकिन उसके पहले आज तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीजें जान के कि यस, मैं ड्यूसिडी हूँ, मेरी इनकम 6 फिगर इनकम पिछले 3-4 सालों से मैं एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन क्या जब इस इंडस्ट्री में हम आए थे तो इतना आसान था क्या? और मैंने इंडस्ट्री चूज क्यों किया? सबसे पहली बात है कि लोग इस इंडस्ट्री को जब सभी जगह से थक जाते हैं, हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब कहते हैं कि चलो कोई नेटवर्किंग कर ले। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा ख्वाब था, मेरा शौक था नेटवर्क मार्केटिंग करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई कुछ नहीं मिला तो नेटवर्किंग कर लिए। आज तक लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं मिलता तो चलो नेटवर्किंग कर लेते हैं। दोस्त मैं एक बात बताऊं, वो लोग असफल हो जाते हैं जिनको जोड़ा जाता है, और वो लोग सफल हो जाते हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़ते हैं। दोनों में यही फर्क है। जोड़ना और जुड़ने में यही एक फर्क है कि आप यहां जुड़ते हैं या जोड़ते हैं। जब मैं 2002 में इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे जोड़ा गया था, और 14 साल में हमने क्या क्या किया वो भी हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। लेकिन जब मैं जुड़ा, मैंने अपलाइन को चूज किया, मैंने कंपनी को चूज किया, और ये भाग्य अच्छा था कि भारत सर जैसे लोग हमें मिले और हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। दोस्त मैं बचपन से बहुत ही ड्रीमर रहा हूं। मैं शुरुआत से बोलता था, माफी के साथ कह रहा हूं, मैं शुरुआत से चाहता था कि मुझे जॉब ना लगे, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा था नौकरी करते हुए बचपन से। कहा जाता है ना कि आप जब कोई भी चीज घर में देखते हैं तो पहला चीज जो होता है आपका, वो घर में जब कोई भी चीज आप देखते हैं तो उससे या तो आपको प्यार हो जाता है या तो नफरत हो जाता है। और मैंने अपने घर में देखा था हमारे फादर को जॉब करते हुए, और जॉब में मैंने पूरे फादर को देखा कि वो ऑफिस जाते थे 10 बजे और आते थे शाम में 5 बजे। और हमेशा कभी हमें पढ़ने के लिए दे, कभी पैसा तो कभी छोटे भाई को दे। मैं 2 भाई हूं, और वो चीज हमारे मन में घर कर गई कि बेटा जिंदगी में नौकरी नहीं करेंगे तो बिजनेस करेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग मिलियनरों का जो बिजनेस है वो बिजनेस में हम करेंगे। लोग इसको छोटे तरीके से देखते हैं, और भैया बराबर बोलते हैं ये बिजनेस सोप का नहीं, ये बिजनेस होप का है। ये बिजनेस सोप का नहीं है दोस्त, ये बिजनेस होप का है। और जिसके पास होप है, उम्मीद है, आशा है, बड़ा ड्रीम है, वो यहां पर बहुत बड़ा कुछ कर सकता है। कहानी है जब हमारी जन्म हुई और हमारे फादर
डाल्टनगंज जैसे शहरों में वो जॉब करते थे, और हमारे जन्म के बाद मैं वहाँ चला गया, और धीरे धीरे 1993 में हमने पढ़ने के समय ही मुझे पैसा कमाने का बहुत शौक था। मैं पढ़ने के समय ही चाहता था। मुझे एक चीज मेरे दिमाग में एक आता था माय डियर फ्रेंड, कि हम और आप मिलके कितना बड़ा करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता था कि पैसा कमाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और पैसे तो हर जगह लोग कमा लेते, पहले का एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग में आया तो मुझे पता चला कि पैसा नहीं कमाना है, यहां तो दौलत कमाया जा सकता है। दौलत कमाने के लिए फिर हम यहां पर चल पड़े और डायरेक्ट सेलिंग क्यों चूज किए। मैं 6th क्लास में था, 5th या 6th क्लास में जब हम पढ़ते थे, तो एक चीज मैंने हमेशा क्लास का मॉनिटर रहा। मैंने अपने क्लास में हम मॉनिटर रहते थे, क्योंकि पढ़ने में कोई कमजोर नहीं थे, पढ़ते तो थे, हमेशा फर्स्ट डिवीजन आना, क्लास का मॉनिटर होना। और 6th क्लास में मुझे याद है कि 6th क्लास में जब एक एग्जाम हुआ करता था स्कॉलरशिप का, और वो एग्जाम मैंने दिया था, और पूरे बिहार और झारखंड से मात्र 4 लड़के की क्वालिफिकेशन हुई थी, जिसमें 3 नेतरहाट, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल माना जाता था, और चौथा व्यक्ति हम थे। वो एग्जाम क्यों मैंने दिया था? वो एग्जाम इसलिए होता था कि 100 रुपया मुझे महीना मिलेगा, 100 रुपया महीना। और 100 रुपया महीना के लिए मैंने पूरी लगन से पढ़ा था, और वो पूरे जिला में मतलब 4 लड़के में क्वालिफिकेशन में हमारा था, क्योंकि हमारी जिद थी कि इस एग्जाम को हम पास करेंगे तो 100 रुपया महीना मुझे मिलेगा। जब 100 रुपया महीना के आया तो मैं आपको जान के ताज्जुब होगा कि लोग को बोलते हैं कि महंगी घड़ी या सस्ती घड़ी। एक बात बताऊं, जब मेरे पास पूरे 9 महीना में 900 रुपया था, तो 234 या 35 रुपया का मैंने एक घड़ी खरीदा था HMT का, कि ये घड़ी जो है वो हमारे समय को सही करेगा। उस समय की थॉट हम बता रहे हैं, जब हम 2000 भी नहीं, 1993 या 90 या 92 के इर्द गिर्द में, तो हमारी ये थॉट प्रोसेस चलती थी। लेकिन वो घड़ी मिला, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, और मैंने अपना एजुकेशन भी पूरा किया, क्योंकि पढ़ने का मतलब ये नहीं था कि जॉब लेना, पढ़ने का मतलब होता था अपने आप को एजुकेट करना, और एजुकेशन तो कहीं भी काम आता है, पढ़ने से कोई मना नहीं करता है, एजुकेशन कहीं भी काम आता है। तो मैं 2003 में हमने MCA फाइनल किया, 1993 में हमारी मैट्रिकुलेशन हुई, 95 में मैंने इंटर किया, और 98 में हमारा SSC फाइनल हुआ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। लेकिन संजोग अच्छा नहीं था, क्योंकि जॉब करना नहीं था। तो आप बोलेंगे सर जॉब जब करना नहीं था तो आपने एग्जाम क्यों देते थे? अरे भाई साहब, हम लोग बिहार से हैं, और बिहार में अगर नौकरी ना लगी ना, वो शादी होने में मुश्किल हो जाता है। आज जो देख रहे हैं खूबसूरत हमारी बगल में है, तो ये तो अच्छी बात थी कि हमारे पापा की नौकरी थी, इसलिए इसकी शादी हो गई थी हमसे। लेकिन नौकरी चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट है लोगों का। तो हम इसलिए पापा को सिर्फ बोले कि मेरे फादर को लोग ये ना बोले कि आपका बेटा कमजोर है, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, नौकरी नहीं मिल पाया, इसलिए इस तरह का काम करता है। उसमें मुझे नहीं पता था कि मुझे आने वाले दिनों में SP बारिल मिलेंगे, मुझे नहीं पता था कि विनिंग टीम मिलेगी, मैं नहीं जानता था कि डायरेक्ट सेलिंग में एक नाम होगा, मैं नहीं जानता था इतना बड़ा हमारी अचीवमेंट होगी। लेकिन हाँ, इतना जानता था कि बेटा बिजनेस वही करना जिसमें टाइम और एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाए, बिजनेस वही करना जिसमें टाइम एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाए। लेकिन पैसा कहां से आएगा, यह भी दिमाग में चलता था। तो ये तो ऊपर वाले पर छोड़ दिए थे, माता रानी पर छोड़ दिए थे कि देखा जाएगा जो होगा सो। लेकिन दोस्त, जब हम 1993 के मैट्रिक पास किया, उसके बाद जब मैंने इंटर पास किया, और 98 तक मैंने 2-3 जॉब निकाला। SSC का जॉब निकाला, मैंने एयरफोर्स का जॉब निकाला, और एक बैंकिंग का जॉब निकाला। लेकिन मैं नहीं गया। मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे जॉब करना नहीं था। उस समय कंपटीशन हुआ करते थे, और तो पापा बहुत गुस्सा भी किए हमारे साथ। पापा बोले कि तुम नौकरी नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, तुम्हारा बाप क्लर्क है, क्लर्क का बेटा ऑफिसर नहीं बन सकता है, बड़ा पैसा कहां से लाओगे बिजनेस करने के लिए, वो तो हम दे नहीं पाएंगे। हमने बोला कि पापा देखा जाएगा, लेकिन करेंगे तो बिजनेस। क्योंकि मुझे एक बात बचपन में मैंने पढ़ा था कि शायद अंबानी भी जब बॉम्बे गए थे ना, तो वहां पर एक चौल में रहते थे, और चौल से जब वो पूरे इंडिया का नंबर 1 आदमी बिजनेसमैन, आज पता चल रहा है कि हो सकता था। उस समय तो कहानी यही सुने थे कि छोटा आदमी ही बड़ा आदमी करता है। बस आपको बिजनेस करने के लिए आपका इंटरनल हिम्मत की जरूरत होती है, और जब आप बढ़ेंगे तो कोई ना कोई साथ दे देगा। मैंने पूरा का पूरा
एक कॉन्सेप्ट पर काम किया और मैंने पापा को दिखा दिया कि पापा ये देखो नौकरी का इंटरव्यू लेटर। तो बोले कि नहीं ठीक है ये सब तो चलेगा, लेकिन तुम कोई कर लो, करते के साथ बिजनेस कर लेना। हम बोले नहीं, सिंगल माइंडेड हमको धंधा करना है, बिजनेस करना। एंड आफ्टर दैट 2003 में, लेकिन एक बात थोड़ा सा मेरे भी स्थिति डगमगाई। फादर ने मुझे पैसा देना बंद कर दिया, तो फिर मैं पटना में ट्यूशन पढ़ा के हम अपना पढ़ाई को शुरू किए। उस समय फादर, हमारे खर्चे होते थे 1500-1700 रुपया, और पापा घर से भेजते थे 500 रुपया, और मैं बैचलर रहता था और मैं बैचलर यहाँ पढ़ाई करता था। लेकिन बाकी का पैसा कहाँ से आया, तो बाकी का पैसा दोस्त मैं ट्यूशन पढ़ा के निकाला करता था। लेकिन वो क्या ना भैया का एक बात मुझे हर वक्त एक मोटिवेट करते रहता है कि सफल और असफल लोगों में क्या फर्क है। सफल लोगों का जो काम होता है वो सारा काम लक्ष्य के अधीन होता है, मन के अधीन नहीं होता। और असफल लोगों का जो काम होता है वो मन के अधीन होता है। तो ये आज बात समझ में आया, लेकिन दैट टाइम तो मुझे एक ही बात लगा था कि मुझे यहां टिकना होगा पटना में, क्योंकि अगर पटना में हम नहीं टिक पाए तो हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, हम आगे बिजनेस नहीं कर पाएंगे। मुझे गांव लौट के जाना नहीं है। एंड टचवुड, जब हम ट्यूशन पढ़ाने लगे तो एक दिन में 6 ट्यूशन पढ़ाते थे, और रात में फिर 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात तक पढ़ाई करते थे, फिर सोते थे। अपने खाना बनाओ, अपने सब कुछ करो। बैचलर की लाइफ स्टाइल कैसी अच्छी होती है वो तो आपको पता ही होगा। धीरे धीरे फिर आ गया, उस समय एक ट्रेड चलने लगा कि बेटा कंप्यूटर अगर पढ़ लोगे ना तो अच्छा खासा नौकरी मिलेगा। तो हमें लगा कि कंप्यूटर ही पढ़ लेते हैं, और तब मैंने पीपीसी करके बीसीए किया, और उसके बाद एमसीए करने के बाद 2003 में हमने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया। हाँ, ये अलग बात है कि यहां पर पढ़े लिखे का क्या, उस एमसीए का क्या होगा मुझे नहीं पता। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आज पता चल रहा है कि यहां से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन दैट टाइम सिर्फ हमने फादर को दिखाने के लिए पढ़ा था, मैं सच्ची बात बोल रहा हूं। एंड 2003 में जब हमारा एमसीए फाइनल हुआ, लेकिन इस इंडस्ट्री से जो हमारी जान पहचान हो गई थी, इस इंडस्ट्री से हमारी जो जान पहचान हो गई थी वो हो गई थी हमारा 2002 में। उस समय कॉन्सेप्ट आया करता था कि बस आप ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ लो, आपको इतना पैसा लगेंगे। तो किसी मित्र ने हमारे पास आए और हमको बोले कि सर आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, आप तो कंप्यूटर पढ़ते रहते हो, तो आप एक कंपनी ज्वाइन कर लो। और वो एजुकेशन बेचने वाली कंपनी, और उसमें भी 2 लेग वाला, क्योंकि टोटली स्कीम चलता था। तो 2002 में मैं इस इंडस्ट्री में आया। 2002 दिसंबर 2002, एग्जैक्ट मुझे डेट अब याद नहीं है, बुरी चीज को याद भी नहीं रखना, लेकिन मेरी एंट्री हुई 2002 में वही से इंडस्ट्री में। और वो भी इंडस्ट्री में जब 2002 आए तो बस उसको दिल रखने के लिए मैंने दैट टाइम 2002 में 6300 रुपया मैंने उसको दिया कि ये पकड़ो 6300 ज्वाइनिंग फी लगती थी। तो आप बोलेंगे सर 6300 में तो आपको सामान बहुत मिल गया था। हाँ मिला था, एक कागज का टुकड़ा जिसमें लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन पुरुषोत्तम, योर आईडी नंबर इज इतना एंड यू आर एलिजिबल टू डू वर्क। बस 6300 में एक कागज मैंने खरीदा था, बस एक कागज। और हमें लगा कि अब तो यहां से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जब पूरा प्लान कंपनी का सुना, कंपनी कहां की थी मुझे पता नहीं, दिल्ली विल्ली की थी कंपनी उस समय। लेकिन जब मैंने प्लान देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि सर इसमें मात्र 2 आदमी को ज्वाइन कराना है और आपको 1000 रुपया महीना आएगा। आपको ये 2002 की घटना बता रहा है, जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे 2002 में। आज तो 2020-21 होने जा रहा है, 21 होने जा रहा है, 15-17 साल इस इंडस्ट्री से हम चित परिचित हो गए। लेकिन 2002 की बात हम बता रहे हैं। 2002 में 6300 रुपया लगा के मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करवाया था। अब 2 आदमी को ज्वाइन कराना था, ये भी झंझट। और वहीं से हमारा एंट्री यहां पर हुआ डायरेक्ट सेलिंग में। और वो 2 व्यक्ति, चूंकि बाइनरी बेस्ड कंपनी थी वो, लेकिन क्या करोगे दोस्त, पहला प्यार सबको, वो ऐश्वर्या राय और अथी की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन पहला प्यार सबके लिए परी ही होती है। हमारे लिए भी वो कंपनी बहुत प्यारा था, हम भी इस कंपनी के लिए, क्योंकि वो पहला प्यार था, जवानी का प्यार था, और हम उसमें आ चुके थे। एंड 2 आदमी खोजने के चक्कर में हम वहां से शुरू हुए आदमी के जोड़ने के धंधे में और आदमी खोजने के धंधे में। मैं एक बात आपको बताऊंगा कि वो 2 आदमी को प्लान दिखा के मैंने नहीं लाया था। 2 आदमी मिले हमें,
लेकिन वो 2 आदमी कौन था? एक वो व्यक्ति जिसके हमने कंप्यूटर खरीदा था, उसका 6,300 रुपया मैंने काट के दे दिया कि ये पकड़, तुमको एक कंपनी में ज्वाइन करा दें, तू राजा बन जाएगा यहां से। और दूसरा व्यक्ति मेरा जिगरी दोस्त था, उसको बोले कि सुनो तुमको पैसा बनाना है, तो बोला यस। हमने अमीर बनना है तो यस। हमने बस 6,300 लाओ। उनके फादर बैंक में थे और उन्होंने 6,300 का ड्राफ्ट बना के लाया और 2 आदमी हमने जोड़ दिया। हाँ, आप कुछ भी काम करेंगे तो पैसे तो आपको आएंगे, एंड पैसे जब आपको आएंगे तो 1,000 रुपए का मेरे पास चेक आया 1 सप्ताह में। अच्छा, उस समय वीकली पे आउट मिलता था हम लोग को, तो 1,000 का चेक आया और 1,000 का चेक आने के बाद हमने उन दोनों को बोला, देखो कैसे कैसे मेरे माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग घुसा दोस्त, मैं वो आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं बाय हार्टली। 1,000 का चेक आया, मैंने दोनों दोस्त को बुलाया, बोला कि मैंने अपने लैंग्वेज में बोला कि अबे सुन, ये देख मेरा 1,000 का चेक आया है। बोला 1,000 का चेक वो कैसे आया? हमने तुम दोनों को जोड़ा 6,300 में। बोला अच्छा तो मेरे को भी आएगा? हमने हाँ, तू भी 2 आदमी को जोड़। अब भाई साहब वो भी 2 व्यक्ति को कहूं कहूं से जोड़ जाड़ के लाया। अगले सप्ताह उसके भी 1,000 के चेक आए और वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया और बोला कि दोस्त ये देखो मेरा भी 1,000 का चेक आया। बोले अच्छा, और उसका 1,000 का चेक आना था, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस समय मेरे पास 3,000 का चेक आया था, क्योंकि इस कंपनी का ऐसा स्लैब था। तो मैंने उसको बड़ा मजाकिया लहजे में बोला कि बेटा तुम्हारा तो 1,000 का आया है, मेरा 3,000 का आया है। बस वही मेरा माइंड जो है ना वो हिट किया कि ये डुप्लीकेशन का धंधा है, ये डुप्लीकेशन का धंधा है। आप काम करोगे तो पैसे आएंगे, लेकिन आपकी टीम जब काम करेगी, आप लोगों के लिए काम करोगे तो पैसे बड़ा आएगा। ये बात मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पहला बात। दूसरा चीज ये समझ में आ गया कि यहां पर पैसा कौड़ी लगना नहीं है, जो एक बार लग गया वो लग गया, बस आदमी है तो जोड़ना है। दोस्त वहीं से कहानी शुरू हुई, ईच वन टीच टू। हर व्यक्ति 2 व्यक्ति को समझाएगा, लेकिन आज तक 14 साल तक मैं आपको बताऊं, 14 साल तक वो 2 सही व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि जिससे हम अमीर बन पाते। लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, अपने आप को मतलब संतुष्ट कर रहे थे। लोगों को क्या बेवकूफ बनाएंगे? हम तो कहेंगे कि अपने आप को बेवकूफ बना रहे थे लोगों के बहाने। हर 2002 से जब वो इस इंडस्ट्री में हमारी शुरुआत हुई, 2003, 2004 ऐसे चलते गया 2004 में हमारी शादी हो गई। क्योंकि अब तो उस समय कुछ पैसा भी बनाने लगे थे। पैसा कितना? महीने का 2,500 से 3,000। और 2004 में जब हमारा शादी हुआ, और शादी के बाद अच्छी बात यह थी कि जब हमारे पापा बोले कि एक रिश्ता आया है, तुम हाँ बोलो तो हम कर ले। मैंने बोला पापा मैं तो कमाता वाता हूं नहीं, तो जिस लड़की से शादी कर दोगे वही सही है। हाँ, लड़की को ज्यादा काटा कुटी मत करना, मतलब छांटना मत। अगर वो 80% भी सही हो तो ओके कर देना। और फिर हमारी शादी हो गई, हमारे लाइफ में हमारी वाइफ की एंट्री हो गई। और 2004 के बाद मैंने इससे भी तो बोला, सपना दिखाया। वो पंडित जी शादी में बोलते हैं ना कि वो 7 फेरा जब लिवाते हैं तो बोलते हैं जो कमाएंगे तुम्ही को देंगे, जितना कमाएंगे वो तुम्ही को देंगे, 7 जन्मों तक तुम मेरी अर्धांगिनी बनी रहोगी। लेकिन दोस्त मेरे मन में उस समय भी चल रहा था कि आखिर में मेरे पास है क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं है। और शादी ब्याह हो गया। शादी ब्याह होने के बाद डेफिनेटली शादी हमारी कमाई पर नहीं हुआ था, शादी हमारे फादर की जॉब उस समय थी। वो कारण बना हमारी शादी होने का कि कम से कम लड़की को तकलीफ नहीं होगा, लड़का के पिताजी जॉब में है, घर द्वार है, खेतबाड़ी है, तो वो जिंदगी चल जाएगा। लेकिन मेरा तो सपना कहीं और पल रहा था। और जब 2004 के बाद शादी हुई तो मैं आपको बताऊं, शादी होने के बाद जब हम लोग घर पर आए तो फादर ने मुझे एक लाइन में बोल दिया कि अगर ये बहू हमारे पास रहेगी, मतलब गांव पर रहेगी, तो खर्चा हम उठाएंगे, और तुम्हारे साथ अगर पटना में रहेगी तो खर्चा तुम उठाना। अरे बाप रे बाप, मानो कि 2-4 ठंडा मतलब घड़ा का पानी मेरे सर पर गिर गया। 2-4 घड़ा ठंडा का पानी गिर कि मैं तो अभी कमाता नहीं हूं, 2-2,500 रुपया कमाता हूं। और लगता है कि वो घर से मैं चला, वहां से घर से निकला, क्योंकि वो अंदर कहीं ना कहीं ज्वालामुखी हमारा वो भवक रहा था कि अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा, हमें कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। और मैं गांव से निकला दोस्त रोते रोते 2004 में, शादी के बाद 15 दिन के बाद। सोचो, किसी की शादी होती है तो वो खुशियां मनाता है, हनीमून मनाने जाता है। हम लोगों ने गांव में
हम लोग गांव में 10 दिन रहे और वहां के बाद रोते रोते मुझे वापस आना पड़ा था पटना। क्यों? क्योंकि फादर ने मुझे 1500 रुपया तक नहीं दिए, क्योंकि 1500 रुपया हमारा खर्चा था यहाँ पर। बोले कि पैसा बचता कहाँ है, तुम्हारी तो सब शादी में खर्चा हो गया। मैं सोचा कि अब जाके और ट्यूशन पढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे, और उस कंपनी में, जिस कंपनी में हम पुराने वाली कंपनी में थे, इतना प्लान दिखाएंगे कि हम जल्दी से जल्दी सब कुछ अचीव कर लेंगे। एंड दैट टाइम वो सपना लेके हम चले। इवन रास्ते में हमें एक आदमी मिला जो बोला कि अरे आप रो रहे हैं। हम बोले हाँ, तो आपका शादी तो अभी हाल ही में हुआ। तो शादी होने वाला रोता नहीं क्या? बेचारा वो समझा कि शादी होने के बाद ही व्यक्ति रो रहा है। ऐसा कुछ नहीं था। हमारे सपने हमारे मरते हुए दिख रहे थे, हमारे जो ड्रीम थे वो छूटता हुआ दिख रहा था। और इसीलिए इसी गम में कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, फिर ऐसे ही हमारे वाइफ, 2 बच्चे 3 बच्चे इस तरह से हो जाएंगे और फिर हमारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन मैं पटना आया और उस कंपनी में हम काम करने लगे। काम करते करते थोड़े बहुत पैसे आते थे, जिससे हमारा एक रूम में हम और हमारी वाइफ भी रहने लगी, क्योंकि वहां से मुझे रिजिड हो गया, मुझे जिद आ गया कि अब हमें कुछ करके दिखाना है। हम थैंक्स बोलेंगे अपने फादर को भी कि शायद उन्हें कुछ बड़ा मेरे लाइफ में देना होगा, इसलिए वो छोटी छोटी कष्ट मुझे दे रहे थे। वो चीज मैं नहीं जानता था। लेकिन आज जब 2004 के बाद जब हम पटना आए, हमारी वाइफ भी हमारे बहुत अच्छे नहीं थे दैट टाइम। मैं बताऊं कि मुझे जब मेरा पहला बेटा, जब हर्ष, मेरा पहला बच्चा, मेरा हर्ष जब पैदा ले रहा था, इस धरती पर आ रहा था, इस दुनिया में आ रहा था, एंड दैट टाइम सर, आई एम ऑडिबल? यस प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो दैट टाइम मेरे पास ये हॉस्पिटल में भर्ती थी, और हॉस्पिटल में जब ये गई तो हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम हॉस्पिटल का बिल दे पाते। स्थिति ऐसी धीरे धीरे चलना शुरू हो गया था। और मुझे याद है कि वो हॉस्पिटल में ये, जब मैं उस समय भी प्लान दिखा रहा था पुरानी कंपनी का, और मेरे पास मैंने एक मोबाइल दे रखा था, और मोबाइल में बोलता था 1 रुपया रहता था, और बोलता था कि देखो इसको कॉल मत करना, मिस कॉल मारना, हम समझ जाएंगे। और मिस कॉल मारती थी, और उधर से हम रिंग बैक करते थे कहीं कहीं से, किसी के मोबाइल से, कि हाँ ठीक है कि नहीं है। क्योंकि ये प्रेगनेंसी पीरियड में थी, और उस समय मेरे मोबाइल पर कंटिन्यू फोन आ रहा था। मतलब ये मिस कॉल नहीं था, वो कंटिन्यू फोन था। तो पता चला कि वहां की जो अपलाइन थी हमारी, वो हमारी वाइफ को हॉस्पिटल में जाके एडमिट करा चुकी थी। अपलाइन अच्छे होते हैं यार, ये बात तो सही है, चाहे वो पुराना हो चाहे अति में हो, वो हमारे भैया जैसे लगते थे। तो वहां पर हॉस्पिटल में थी, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ गड़बड़, इतना कंटिन्यू फोन आ रहा है। तो पता चला कि हॉस्पिटलाइज हो गई। मैं भागता भागता आया, तो 8 बजे शाम में हमें एक प्यारा सा रॉयल ड्यू सीडी मिल गया, मैंने अपकमिंग मेरा बच्चा जो हमारे बिजनेस को वो हैंड ओवर करेगा। और लेकिन सारे लोग खुशियां मनाने लगे, बोले मिठाई खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। और मैं टेंशन में था कि साला हॉस्पिटल का बिल कैसे भराएगा, कुछ तो बिल भराएगा, 5,000, 10,000, 15,000 कुछ भी तो होंगे। फादर तो देने को तैयार नहीं थे उस समय। लेकिन बस उसी चिंता में ये जब हॉस्पिटल में अंदर थी, और हम बाहर इसी जमीन के फर्श पर पड़े हुए थे, सोए हुए थे, और एक ही चीज हमारे मन में चल रहा था कि बिल कहां से भराएगा। हाँ, दोस्तों का फोन आता था, जरूर दोस्त का फोन आता था, बधाई हो, मिठाई कब खिलाओगे। अरे यार, को ये भी तो पूछ लिया कर कि बिल कहां से भरोगे। रात में 1-1 बजे फोन आता था, अरे पुरुषोत्तम बधाई हो, किस बात का, अरे बेटा हुआ है। अरे ठीक है यार, कोई ये भी तो पूछ ले कि बिल कहां से भराएगा। मतलब मानो उस फर्श पर मैं रात भर ऐसे ही रोता रहा, सोचता रहा, और जिंदगी धीरे धीरे चलती रही। लेकिन वो कंपनी मुझे धीरे धीरे बर्बाद कर रही थी, धीरे धीरे परेशान हो रहे थे, लेकिन छूट नहीं पा रहा था। कारण था कि कोई ना कोई 2 आदमी मिल जाएगा हमारे साथ। लेकिन 2004 की लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी नहीं रही। प्यार मोहब्बत तो रहा, लेकिन अच्छी नहीं रही। और मैं चाहूंगा कि अगला जो 10-12 मिनट है, 10 मिनट, वो कैसे, चूंकि कहा जाता है ना महिलाएं सच बोलती है, तो वो स्टोरी हम 5, 7, 10 मिनट का जो भी होगा, मैं चाहूंगा कि हमारी वाइफ शेयर करे,
ताकि ये लोगों को पता चले कि यस कितनी वो कैसी लाइफ थी। प्लीज कंटिन्यू। मेरा नाम पुष्पा कुमारी हुआ और मैं पटना से बात कर रही हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और हाउस वाइफ होते हुए साथ मैं अपने हस्बैंड का फुल सपोर्ट करती हूँ इस बिजनेस को बिल्ड करने में। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ वेस्टेज विथ विनिंग टीम को और हमारे ग्रेट मीडिया एसपी वारिल और उनकी फैमिली को, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। मतलब एक ऑर्डिनरी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदल दिया इस इंडस्ट्री ने हमें। हमें पता नहीं था कि हम लोगों को इतनी अच्छी लाइफ मिलेगी। हर किसी का सपना होता है घर में गाड़ी, एक अच्छी जिंदगी। मेरा भी सपना था कि एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, मतलब अच्छी लाइफ हम लोग जिए, लेकिन वो जी नहीं पा रहे थे। लेकिन मतलब दिल से आंख में आंसू आ रहा है कि मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं भाभी भैया और उनकी फैमिली को, जिनकी वजह से आज हम लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं सही में बताना चाहूंगी, इन्होंने जो भी बात बोली वो बिल्कुल सही है। मुझे याद है कि शादी के दिन ही मेरे फादर इन लॉ ने डिसाइड कर लिया था कि मतलब कोई ऐसा नहीं पेरेंट्स होगा कि मतलब इस तरह से भी बोलता होगा। हमें पता है कि जो नहीं कमाता उसका भी लाइफ अच्छी, मतलब शादी के समय में अच्छी लाइफ होती है, पर हम लोग की लाइफ एकदम बिल्कुल अच्छी नहीं थी। शादी के बाद ही मेरे फादर इन लॉ ने हमें बोल दिया कि अगर तुम बहू को रखोगे तो तुम खर्चा उठाओगे, अगर हम रखेंगे तो हम खर्चा उठाएंगे। ऐसी सिचुएशन थी। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ये बोले ठीक है, तो हम लोग पटना शिफ्ट हो गए। वहां से हम लोग की लाइफ शुरू हो गया, स्ट्रगल लाइफ शुरू हो गया। मतलब बिल्कुल सही बोले, ये मेहनत इस कंपनी में इतना करते थे जिसको हमको देख के रोना आता था। ये बहुत रेली में बहुत मेहनत करते थे। एक उसमें इनके पास गाड़ी भी नहीं हुआ करता था, बहुत मेहनत किए। उसके बाद कुछ दिन के बाद गाड़ी खरीदे। जब मैं प्रेग्नेंट हुई और मुझे अच्छे फल खाना चाहिए, वो मतलब अच्छी तरह से ढंग से हम लोग खाना भी नहीं खा पाते थे। कपड़ा की तो बात ही अलग है। मेरे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया, चूंकि वो जानती थी कि मतलब ये अच्छे घर में शादी हो गया तो मेरा कोई काम नहीं। चूंकि हम बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम 2 भाई और 1 बहन है। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है, लेकिन मेरी मम्मी थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी। तो वो बोलती थी कि अगर तुमको ज्यादा पढ़ा देंगे तो फिर हाई एजुकेशन लड़का शादी कहाँ से हम कर पाएंगे। इसीलिए हम जब बीए मेरा एडमिशन हुआ, मेरे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाना बंद कर दिया। वो और बोले कि नहीं अभी तो तुमको शादी कर देंगे, हम तुमको ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे। अब मुझे लगता था कि मैं अगर ज्यादा पढ़ लेती तो कुछ जॉब कर लेती तो अपने पैर पर स्टेबल हो जाती। अगर हम स्टेबल हो गए तो अपने भाई बहन को भी स्टेबल कर देते। लेकिन उस समय का थॉट लोगों के पास पता नहीं, आता ही नहीं है। मेरे पेरेंट्स को भी नहीं आया। मैं बीए में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, मेरी शादी हो गई और मुझे लगा कि चलो अच्छे घर में मुझे शादी हो रहा है तो चलो वहां जाके कम से कम पढ़ेंगे तो कम से कम अच्छी जॉब तो मिल जाएगी। क्योंकि उस समय जॉब का ज्यादा ही खोज था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां भी गया, ऐसी सिचुएशन था, पर हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। मुझे अफसोस बढ़ता था कि अगर इतना पढ़े लिखे और मैं पढ़ने में थोड़ी अच्छी थी, लेकिन वो सब बेकार हो गया। फिर हम पटना शिफ्ट हो गए, लाइफ बढ़ती चली गई। लाइफ शुरुआत हम लोग किए, लेकिन इतना मेहनत करने के बावजूद जब इनको इनकम नहीं आता था तो मुझे अफसोस बढ़ता था। लोग जॉब कर रहे हैं, लोग अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं और हम लोग क्या करें, दिन भर अब बाहर भी रहते हैं, फिर भी न अच्छा से रेंट दे पा रहे हैं और न अच्छा से घर में खर्च हो पा रहा है। हर किसी की चाहत होती, जब वो प्रेग्नेंट होता था उसका हस्बैंड उसके पास रहे, अच्छे खाना हो, ये वो। लेकिन मेरी ऐसी कभी जिंदगी नहीं, अच्छी जिंदगी कटी ही नहीं। जब मुझे अफसोस उस बात के लिए बड़ा कि सब मेरे फादर इन लोग के पास पैसा होते हुए भी जब मेरे ऑपरेशन के समय उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया। मेरे पति ऐसे ही फर्श पे लेकर हो रहे थे। मुझे अफसोस इस बात के लिए भी लगता था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। फिर मेरा बेटा आया, उसके बाद जब धीरे धीरे मेरी लाइफ शुरू हो गई, मतलब किसी तरह जिंदगी हम लोग काट रहे थे। उसको काटना नहीं, बस किसी तरह लग रहा जी रहे थे। फिर हर्ष थोड़ा बड़ा हो रहा था, उसको भी स्कूल में एडमिशन करवाना था। फिर मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई, मेरी बेटी हुई। उसमें कुछ स्थिति अच्छी थी, क्योंकि जिस बिजनेस में काम कर रहे थे कुछ अच्छी स्थिति हुई थी, तो एक गाड़ी खरीदे थे। गाड़ी तो सिर्फ कहने के लिए कि है मेरे पास एक गाड़ी है, लेकिन उसका पेट्रोल के लिए भी पैसा नहीं हम लोग के पास होता था। खाने पीने के लिए तो दूर की बात है। बस इसी तरह जिंदगी कटने लगी। बस 2 बच्चे को पढ़ाना था, एडमिशन करवाना, एक अच्छी लाइफ जो हम लोग बच्चे को, हर माँ पेरेंट्स का होता है कि बच्चा है अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, अच्छा खान पान हो, अच्छा कपड़ा लता हो दे पाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन थी कि हम दोनों बच्चे को कभी भी एक अच्छा कपड़ा, अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे थे। मुझे अफसोस इस बात के लिए भी लगता था
जब फेस्टिवल आता था तब हर पेरेंट्स, जहाँ जिस सोसाइटी में हम लोग रहते थे, हर पेरेंट्स अपने माँ बाप मतलब बच्चे को अच्छी अच्छी कपड़ा लता मिठाई मतलब अच्छा अच्छा पकवान बना पाता था। लेकिन हम लोगों ने 15 मतलब 12 साल, मुझे याद है कि हम लोगों ने कभी एक नया कपड़ा भी नहीं खरीदा था, हम अपने न अपने बच्चे के लिए भी। मैं सोचती थी कि अगर मतलब 500 रुपये अगर कपड़ा हम खरीद ले तो फिर घर का कल हो गए, घर खर्च में अगर सामान कहाँ से हम ला पाएंगे। सिचुएशन थी हमारी, हम लोगों ने रैली में बहुत कष्ट किए हैं, लेकिन मतलब भगवान पे हम पूरा भरोसा था कि जो भी वो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ऐसी धीरे धीरे लाइफ बीत रही थी। लेकिन जिस कंपनी में थे मेरी हालात तो इतनी खराब तो थी, लेकिन मैं सोचती थी कि जो हमारे साथ जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं उसकी हालात और क्या होगी। मैं हमेशा ऐसे कहती थी कि हमारी तो इनकम इतने कम आ रही है, जो मेरे साथ है उन लोग की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप कम से कम उन लोग को बोल दीजिए कि वो कुछ और कर ले। लेकिन उन लोग भी कहते थे कि नहीं, जो आप करिएगा वही हम करेंगे। 15-12 साल बीत गए, ऐसे करते करते कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी ड्रीम हमारा जो हमारे पास जो था कभी कुछ नहीं ड्रीम हुआ। इतनी स्थिति खराब हो गई कि हमारी सारी ज्वेलरी बिक गई, सब ज्वेलरी बिक गई, कुछ भी मेरे पास नहीं बचा। मुझे याद है कि एक समय ऐसा था कि मेरे बच्चे के पास स्वेटर भी नहीं था ठंडा में पहन के जाने के लिए। मुझे याद है कि और मैं सोचती थी कि मतलब ठंडा में स्वेटर नहीं तो स्कूल ही कैसे जाएगा। मेरे पास एक ऑर्नामेंट कान का एक मतलब टॉप्स रखा हुआ था, मैंने उसको बेच के अपने बच्चे को मैंने स्वेटर खरीद के दिया था। वैसी जिंदगी हमारी थी, मतलब इस तरह से जिंदगी। कभी कभी मैं सोचती थी कि आप इनको हम बोलते थे कितना पढ़ाई लिखाई किए, आप कहीं जॉब नहीं करते तो कहीं मुझे ही जॉब लगवा दीजिए, टीचर में ही जॉब लगा दीजिए। मुझे टीचर की जॉब थोड़ा ठीक लगती थी, मुझे नर्स की जॉब अच्छी नहीं लगती थी। ये बोलते थे नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है जो होगा इसी कंपनी से होगा और मैं करके दिखाऊंगा। बस इनको खाली एक होप था कि नहीं सब ठीक होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। न ये जॉब कर रहे थे न मुझे करने दे रहे थे। मैं बोल रही थी कि आखिर कब तक इस तरह से हम लोग घुट घुट के जिएंगे, नहीं बस अच्छा से खा रहे हैं, न बच्चों का एजुकेशन अच्छा से दे पर, सिर्फ कंप्रोमाइज की लाइफ जी रहे थे। इनपुट कुछ भी नहीं था और आउटपुट बहुत ज्यादा था, खर्च बहुत ज्यादा था और इनकम कुछ भी नहीं आ रहा था। नहीं रेंट दे पा रहे थे, घर मालिक बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा तो आप लोग खाली कर दीजिए। ऐसे सिचुएशन में हम लोग थे। जब रात में सोते थे तो सुबह में जब गेट खटखटाता था तो लगता था शायद कोई कर्ज वाला है, कि ऐसी जिंदगी हम लोग जी रहे थे। लेकिन जरूर कुछ अच्छे कर्म किए थे 12 साल कि हमारी जिंदगी में हमारे एसपी बालूसर का एंट्री हुआ। उनके आते ही सब चीजें ठीक हो गई। मुझे याद है कि जब वो फिर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताए थे कि फिर एक कंपनी है और मुझे कंपनी करनी है, तो मैं बोली कि अब अभी तो 12 साल गुजर गए, अभी कुछ नहीं हुआ, अब फिर से। तो ये बोली जब वो सर बता रहे हैं कि उसमें सब चीज अच्छा हो जाएगा, तो ये बोली ठीक। उस समय 1100 रुपया भी हमारे पास नहीं था इसके प्रोडक्ट लेने के लिए। फिर किसी तरह इन्होंने अरेंज किया और प्रोडक्ट लाए। प्रोडक्ट तो डेली में अच्छा था, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा था और इन्होंने काफी मेहनत किया, दिन रात कर दी इस बिजनेस को बिल्ड करने में। जैसे जैसे इनका अचीवमेंट होते गया, सिचुएशन भी धीरे धीरे अच्छा होते चला गया। हमारे साथ जो लोग थे उनके भी घर में खुशियां आना शुरू हो गया। मुझे ये देखिए सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि आज हमारी लाइफ में इतना बड़े परिवर्तन तो हुआ, और दूसरी बात हमारे साथ जो लोग थे उनके घर में भी खुशियां आ रही है और सारी समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होते चले गए और हमारे सपने थे वो धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। तो रैली में ये बिजनेस बहुत बहुत अच्छा है। खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ है जो हम लोगों ने पाए। और आज रैली में लग रहा है कि उस समय का डिसीजन बिल्कुल सही था। इन 5 सालों में हम लोगों ने बहुत चीज पाया जो शायद वर्षों पहले अगर मिल जाते तो और भी बहुत बड़ा कर पाते। और आज सबका श्रेय हमारे ग्रेट मैन एसपी वाले सर को जाता है। उनको दिल से फिर से थैंक यू सो मच हम कहते हैं कि जिन्होंने हमारी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन किया। तो थैंक यू सो मच।